हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए का 2020 का केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विथ सोडियम? The atomic number of an element is 8. How many electrons will it gain to form a compound with sodium? सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है और उसने कंपाउंड किसके साथ बनाना है? सोडियम के साथ। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो बैलेंस करनी है अपनी चीजें। तो बैलेंस करके क्या, कैसे सोडियम के साथ वो कंपाउंड बॉन्ड बनाएगा? उसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या उसको कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने की जरूरत है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। A sample of oxygen contain two isotopes of oxygen with masses 16 unit and 18 unit respectively. The proportion of these isotopes in a sample is 3:1. What will be the average atomic mass of oxygen in this sample? अब एवरेज से तो सभी को पता है कि ऊपर वाली टर्म को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और जितनी टर्म्स होंगी या टर्म्स को डिवाइड कर दोगे या रेशो दिया है तो रेशो को डिवाइड करोगे। ठीक है, तो एवरेज दिया और आपको मासेस भी दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले मासेस है जो रेशो है उनसे मल्टीप्लाई कर दो। मासेस क्या क्या दिए हुए? 16 और 18, और रेशो क्या दी है? 3:1। 16 इंटू 3 प्लस 18 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 3:1 दी है तो 3 + 1। बस आपने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है तो आपके पास एवरेज आ जाएगी। ठीक है, मासेस दिए हैं और रेशो दिए है तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है रेशो के साथ और साथ में डिवाइड कर देना है रेशो को ऐड करके। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी 16.5। सिंपल सा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, स्टेटमेंट सिंपल होती है। बस आपने क्या करना है, केमिस्ट्री में तो आपको इतना डीप मैथ तो आता ही नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, जस्ट ऐड करना और डिवाइड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर? अब हेट्रोजीनियस की बात हो रही है तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में तो डिफरेंस पता ही है, पर डिपेंड करता है एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल तो सॉलिड लिक्विड में नहीं दी होगी ना, आपको दिया है कि सारा का सारा ये लिक्विड की फॉर्म में हो सकता है या सॉलिड की फॉर्म में हो सकता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, विनेगर है, मिल्क है, सोडा वाटर है। अब आपको पता होना चाहिए इसमें होमोजीनियस कौन है और हेट्रोजीनियस कौन है। एक बहुत सी कॉमन सी एग्जांपल सभी पढ़ते हैं और स्पेशली मिक्सचर वाले चैप्टर में तो ये करवाई जाती है कि मिल्क आपका एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, मिल्क होता दिखता ही होमोजीनियस की तरह है प्रॉपर, क्योंकि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी तो होमोजीनियस से मैच करती है, पर होता क्या है, वो खुद क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। मिल्क के साथ साथ एक और एग्जाम्पल होती है ब्लड की। ये सारे के सारे होते कोलाइडल सोल्यूशन है ना। ब्लड और मिल्क ये सारे के सारे होते कोलाइडल सोल्यूशन है, और कोलाइडल सोल्यूशन होते हिट्रोजीनियस हैं, पर उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? होमोजीनियस से मैच करती है। तो दो ही एग्जाम्पल है, ब्लड और मिल्क। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क देखने में होमोजीनियस ही लगता है पर होता वो हिट्रोजीनियस है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट? अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन दैट द एटॉमिक मासेस ऑफ सोडियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सिंपल सी क्वेश्चन में बात यह है कि आपको तो मासेस भी दे रखे हैं, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3। सोडियम का मास दिया है, सोडियम का मास क्या होता है? 23। ठीक है, अब दो मॉलिक्यूल हैं, मल्टीप्लाई कर दो। 12 यूनिट कार्बन का दिया है तो कार्बन तो एक ही है, और साथ में ऑक्सीजन का दिया है 16 इंटू 3। सभी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी।
एटॉमिक मास कब दिया होता है? जब तुम्हें क्या निकालना होता है? मोलिकुलर मास निकालना होता है किसी कंपाउंड का, और कंपाउंड का नाम तुम्हें सोडियम कार्बोनेट दे रखा है, साथ में हर एक एलिमेंट का मास भी दे रखा है। और मास देने का मतलब यही हुआ ना कि मोलिकुलर मास निकालना है आपने, तो बस जस्ट मल्टीप्लाई कर दो नंबरिंग के साथ और साथ में उनको ऐड कर दो। इजी था। पेपर में मोलिकुलर मास निकालने को आता है। अगर आपने किसी के नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं तो वो भी तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास फॉर्मूला होता है। तो एग्जाम्पल में आपको गिवन मास दिया होता है, कई बार उन्होंने मोलिकुलर मास नहीं दिया होता है, तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए ये तो आपको पता है कि एटॉमिक नंबर में अगर आप एटॉमिक नंबर को डबल कर दो तो मास आ जाता है। पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट मास होता है, जैसे सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब तुम उनको डबल भी कर दोगे तो 22 बनेगा, पर ओरिजिनल जो उसका एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 23। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन गैस? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो बताने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। साइन गैस क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। कार्बन की रिएक्शन जब वाटर के साथ करते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके क्या क्वेश्चन याद रखना है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। ठीक है, अगर वो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर आने से रोकता है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और जिनको अस्थमा वगैरह की बीमारी होती है वो इस वजह से ही होती है। तो ऑक्सीजन, क्वेश्चन यही आता है कि ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी कौन सी गैस हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है? तो वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड गैस एज वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट? कुछ रिएक्शंस दी रखी हैं और आपने इनमें से बताना है कि कौन सा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। जो लास्ट रिएक्शन है, देखो लास्ट रिएक्शन क्या क्या प्रोडक्ट बनाएगा? इसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा प्लस वाटर बनेगा। इस रिएक्शन को भी करके देख लेना, इसमें भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, इस रिएक्शन में भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। इन तीनों रिएक्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। बनाना क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाना है। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, ठीक है, कॉपर वाली, उसमें तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन है कॉपर वाली उसमें तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो रिएक्शन सोल्व करना आनी चाहिए, तभी पता चलेगा कि किसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, वाटर तो सभी में निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड? में से कौन सा एसिड जो है वो ट्राई बेसिक है? इजी है क्वेश्चन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फॉस्फोरिक एसिड आपका ट्राई बेसिक होता है ना? चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? स्टेटमेंट दी हुई है 4 और आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल कार्बन इन डायमंड आर लिंक्ड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये भी आपको पता है कि जो डायमंड है उसमें कार्बन, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ जुड़ी होती है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, और जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाती है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर इन विच लेयर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडर वॉल फोर्सेस। आपको पता है कि एक ग्रेफाइट में एक कार्बन तुम्हारी 3 कार्बन के साथ जुड़ी होती है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। जो फोर्थ कार्बन होता है वो फ्रीली होता है,
और वो फोर्थ कार्बन थ्रू जो दूसरे फ्री कार्बन है उसके साथ किसकी बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू, है ना। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ग्रेफाइट लेयर आर फॉर्म्ड बाय हेक्सागोनल रिंग ऑफ कार्बन एटम। डायमंड का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जबकि ग्रेफाइट का तुम्हारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और 2D स्ट्रक्चर्स होता है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है। ग्रेफाइट लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलें। डायमंड का याद रखना, जो डायमंड है उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है और जो ग्रेफाइट है उसका लेयर स्ट्रक्चर होता है और सैंडविच स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। Which one of the following is called dry ice? अगेन सिंपल सा क्वेश्चन आया और रिपीट हुआ है। ड्राई आइस कौन सी होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड नाइट्रोजन या लिक्विड अमोनिया? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या लाइट? द ऑक्सीजन evolved during photosynthesis comes from splitting of तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वाटर। ठीक है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजिबल लाइट, यूवी लाइट एंड एक्सरे। The wavelength of visible light is more than that of X-ray. जो विजिबल लाइट है वेवलेंथ की वो एक्सरे से ज्यादा होती है। देखो पेयर कैसे याद रखते हो? कॉस्मिक रे, गामा, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। याद रखते हो? इस डायरेक्शन में आपकी वेवलेंथ इंक्रीज करती है, इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है। द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मोर देन दैट ऑफ एक्सरे। इस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है तो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो तुम्हारी एक्सरे की वेवलेंथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इज हायर देन दैट ऑफ यूवी फोटोन। जिस डायरेक्शन में द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन, फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ फोटोन का E इज इक्वल टू एच म्यू। एच तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। जिस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी उस डायरेक्शन में तुम्हारी एनर्जी भी इंक्रीज करेगी। अगर म्यू को तुम चेंज करते हो तो सी बाई लैम्डा आता है, तब तुम्हारी वेवलेंथ किसके इनवर्सली हो जाती है, एनर्जी ऑफ फोटोन पे। तो स्टेटमेंट क्या बोलती है, जिस डायरेक्शन में वेवलेंथ इंक्रीज करेगी उस डायरेक्शन में तुम्हारी एनर्जी ऑफ फोटोन एंड तुम्हारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। द एनर्जी ऑफ एक्सरे फोटोन इन हायर देन दैट ऑफ यूवी लाइट फोटोन, यानी एक्सरे की एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, यूवी से। क्यों? क्योंकि एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यूवी से क्या होती है, ज्यादा होती है। The energy of UV light photon is less than that of visible light. UV लाइट की जो एनर्जी ऑफ फोटोन की वैल्यू है वो विजिबल से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट तुम्हारी गलत है। तो कौन सा आंसर सही हुआ, ऑप्शन बी, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला ट्रेंड याद है तो अब पता भी है कि वेवलेंथ किस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ फोटोन किस डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH लेस देन 7? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है ना, न्यूट्रल भी है इसमें। pH लेस देन 7 कब होगा, जब एसिड होगा। तो इसमें से एसिड कौन है,
ऑप्शन सी FeCl3। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन? इसमें से आपने बताना है कौन सी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। देखो, जहां पे वाटर बन रहा है तो सिंपल सी बात है, न्यूट्रलाइजेशन है। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है? आइंस का एक्सचेंज हो रहा है। आइंस एक्सचेंज हो रहे हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। ठीक है। यहां पे देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। 4-5 तो रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है जो लाइट फोटोसिंथेसिस तुम्हारी हीट की प्रेजेंस में होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज देखी जाती है ना, और साथ में तुम्हारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आइंस का एक्सचेंज देखा जाता है, और जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है उसमें सोल्ट प्लस वाटर बनता है, और जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें दोनों हो रही है वो रिडॉक्स रिएक्शन होती है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज अ फर्टिलाइजर? इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है फर्टिलाइजर में यूज नहीं होता है? अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फाइड, अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमोनियम सल्फाइड। नोट पूछा है तो अमोनियम सल्फाइड होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम CaSO4 2H2O। और जिप्सम से तुम क्या बनाते हो? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं? हाफ H2O। वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला Na2CO3 होता है, उसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 10। ब्लू विट्रोल, ग्रीन विट्रोल या व्हाइट विट्रोल, सभी में यही पूछा जाता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं। ठीक है। Which one of the following greenhouse gases is in large concentration in the atmosphere? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन? तो इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। Which one of the following is not a process of chemical weathering? Solution, carbonation, oxidation, exfoliation? Which one of the following not a process of chemical weathering? Solution, carbonation, oxidation, exfoliation? देखो, केमिकल से रिलेटेड हमने पीछे भी क्वेश्चन करे हैं बहुत सारे। देखो, इस रिएक्शन में याद रखना, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है, इसमें ये केमिकल रिएक्शंस लिख लो जो मैंने आपको बताई है। थी कॉपर एट 8 HNO3 डिल्यूट होता है, ये क्या होता है?
ठीक है, तो इसमें मैंने बताया था कि NO2 बनता है, इसमें भी NO2 बनता है, और इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड बनती है ना। तो ये चीजें याद रखना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन दो बार आई है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली भी आई है, नाइट्रोजन ऑक्साइड वाली भी आई है। Which one of the following is a node process of chemical weathering? निकला इसका आंसर क्या होगा? एक्सफोलिएशन होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो रिएक्शंस वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि रिएक्शन वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, ज्यादा चांस नहीं होते कि आपको इतनी डीप रिएक्शन पूछी जाए कि किसमें तुम्हारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। तो अगर आपको बैलेंस करना आती है इक्वेशन, याद रखना उसमें सारा का सारा वाटर निकला था। ठीक है, तो ध्यान से उस रिएक्शंस को करना। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।